हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय एकेडमी। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र, कि थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट और हीट ट्रांसफ़र में क्या अंतर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हीट क्या है या हीट ट्रांसफ़र क्या है। तो हमने ये देखा था कि काफ़ी सारे हमने थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी और थर्मोडायनेमिक्स के सब्जेक्ट से ही हम पता लगा सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है। ठीक है, क्वांटिटी बता सकते हैं। तो उसके होते हुए भी हमें हीट ट्रांसफ़र एक दूसरा सब्जेक्ट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक हॉट कॉफ़ी है। अब ये हॉट कॉफ़ी का मान लेते हैं टेम्परेचर जो है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं 90 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये हो गया, मान लेते हैं हमारा 90 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपका है एनवायरमेंट, जिसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो ये आपके दो टेम्परेचर हो गए। आपका एक टेम्परेचर है हॉट कॉफ़ी का, दूसरा आपका एनवायरमेंट का टेम्परेचर है। और देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही अगर एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे हम हीट कहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे आपका हीट लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हॉट कॉफ़ी अभी बहुत ही गर्म है और आप लोग 90 डिग्री पे से इनटेक नहीं कर सकते। आपका जो इनटेक टेम्परेचर है, मतलब कि जिस टेम्परेचर पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं, वो आप मान लेते हैं 60 डिग्री के आसपास है। तो यही बोल लेते हैं हम इनटेक टेम्परेचर। इनटेक टेम्परेचर हम सपोज कर लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस। इसे हम चाहे ड्रिंकिंग टेम्परेचर बोल लेते हैं, इनटेक टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारा हमने बोला कि इनटेक टेम्परेचर 60 है, तो इसका मतलब इनिशियल आपका कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप कितना होना है, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ड्रॉप होना है। तो टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ कॉफी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। क्यों है ये 30 डिग्री सेल्सियस? ताकि आप कॉफी को इनटेक कर सकें। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका इनिशियल, ठीक है, आपकी जो इनिशियल है उसकी एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ऑफ कॉफी कितने टेम्परेचर पे, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितनी है, हम मान लेते हैं लगभग, सपोज कर लेते हैं 100 किलो जूल है। ठीक है, एजम्पशन है ये कि 100 किलो जूल की एनर्जी अभी 90 डिग्री सेल्सियस पे। इनटेक एनर्जी, ठीक है, इनटेक एनर्जी ऑफ कॉफी इज इक्वल टू, हम लोग सपोज कर लेते हैं 50 किलो जूल। ये इनटेक एनर्जी कब होगी, जब कॉफी का टेम्परेचर कितना होगा, हम लोग सपोज करें 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये 100 से 50 किलो जूल की एनर्जी में ट्रांसफर हुआ है, मतलब कि 50 किलो जूल एनर्जी हमने एनवायरमेंट को ट्रांसफर करी है, तब हमारी कॉफी पीने लायक हो गई है। ठीक है, तो ये आपका था इनिशियल स्टेट, और फाइनल स्टेट क्या है आपका, 50 किलो जूल। तो हमें थर्मोडायनेमिक्स की मदद से ये पता चल सकता है कि आप लोग 50 किलो जूल का एनर्जी ट्रांसफर कर दीजिए तो आपकी जो कॉफी है वो पीने लायक हो जाएगी। तो ये जो डेल्टा ई है, मतलब एनर्जी का चेंज, ठीक है, ये कितना हो रहा है आपका 50 किलो जूल। और ये कौन सा बनाएगा आपका सब्जेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये आपको कौन बता रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट बता रहे हैं। तो इसने क्या बताया आपको, इसने आपको बताया है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी ताकि आप लोग एक पर्टिकुलर स्टेट को अटेन कर सके। चाहे तो इसमें लिख ही लेते हैं, इट टेल्स, ठीक है, इट टेल्स द क्वांटिटी, इट टेल्स द क्वांटिटी ऑफ हीट that needed to be, that needed to be transferred to attain a particular state। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या है कि हमारी जो 50 किलो जूल जो एनर्जी है उसका हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कॉफी से, ताकि हमारी कॉफी जो है उसका फाइनल स्टेट 50 किलो जूल पे पहुंच जाए और उसका टेम्परेचर ड्रॉप है उसके कारण
30 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप होगा और हमारी कॉफ़ी पीने लायक हो जाएगी। तो ये तो आपका कौन सा सब्जेक्ट बता रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन क्या आप लोग बार बार कॉफ़ी की एनर्जी को मेजर करेंगे कि भैया अब एनर्जी इतनी हो गई है, इतना ट्रांसफर हो चुका है? तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि बार बार एनर्जी मेजर कर रहे हैं, जब आपको पता चल गया कि एनर्जी 50 किलो जूल का ट्रांसफर हो चुका है, अब मैं पी सकता हूँ। ऐसा तो कोई करता नहीं है। हमें क्या होना चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि भाई इतनी देर में मेरी कॉफ़ी जो है वो ठंडी हो जाएगी और 60 डिग्री पे पहुंच जाएगी, ताकि मैं उसको इनटेक कर सकूँ या ले सकूँ। तो हमें क्या चाहिए, आपकी रेट चाहिए। मतलब रेट क्या होता है, किसी भी चीज़ का पर यूनिट टाइम। तो अब मान लेते हैं कि जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, जो डेल्टा ई क्या है, आपका एनर्जी लॉस, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे हीट लॉस, ठीक है। तो ये जो हीट लॉस है, अगर मैं इसको पर मिनट में लिख दूं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हीट लॉस पर मिनट। अब मैंने बोल दिया कि ये 1 किलो जूल पर मिनट हो रहा है, ठीक है। कितना हीट लॉस हो रहा है आपका, 1 किलो जूल पर मिनट। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे 50 मिनट के बाद कॉफ़ी पीने लायक हो जाएगी। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं दैट इज आफ्टर 50 मिनट्स, आफ्टर 50 मिनट्स वी कैन कंज्यूम कॉफ़ी। हम बोल सकते हैं ये बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि आपके 1 किलो जूल पर मिनट हीट लॉस हो रहा है, तो 50 किलो जूल आपको हीट निकालनी है, तो आप 50 मिनट के बाद कॉफ़ी पी सकते हो, ठीक है। तो ये जो रेट है, ठीक है, ये जो रेट है आपकी, ये आपके रेट कौन बताएगा, आपका सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर, ठीक है। ये कौन बताएगा, आपका हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट बताएगा, ठीक है। तो ये हमें हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से पता चला है। तो इसका मतलब हमें रेट जो कि आपकी पर यूनिट टाइम एनर्जी का लॉस, कौन सा सब्जेक्ट बताएगा, हीट ट्रांसफर, जो कि पॉसिबल नहीं था थर्मोडायनामिक्स से। थर्मोडायनामिक्स आपको क्या बता रहा है कि आपको इतनी एनर्जी का ट्रांसफर करना है ताकि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाओ। हीट ट्रांसफर क्या बता रहा है, आपको पर यूनिट टाइम बता रहा है कि भैया 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटे में इतनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जिसके कारण आप क्या क्या बता सकते हो, ये बता सकते हो कि प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा। क्लियर है। तो यही है आपका हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का मेन मोटिव। तो हम लिख सकते हैं इट क्वांटिफाइज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इट क्वांटिफाइज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब इसने क्वांटिफाई कर दिया है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये बता सकता है कि हमें एक पर्टिकुलर स्टेट अटेन करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम चाहें तो इसे साइड में लिख लेते हैं नोट बना के। देयरफॉर इट टेल्स हाउ लॉन्ग अ प्रोसेस विल टेक। इन शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं विल टेक टू अटेन अ फाइनल स्टेट, ठीक है। ये आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि आपको क्वांटिटी बतानी है तो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करिए, अगर आपको रेट बताना है, टाइम जानना है प्रोसेस का कंप्लीट होने में कितना लगेगा, तो आप लोग हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर है। दूसरा, हम लोगों ने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो हमने अच्छे से देखा था कि अगर थर्मोडायनेमिक्स के आपको लॉज वगैरह यूज करने हैं तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपके लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए केमिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनामिक्स जो सब्जेक्ट है, थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट जो है हम लोग कब पढ़ते हैं, जब इक्विलिब्रियम में होते हैं हमारे सिस्टम। तब कि अगर मान लेते हैं कि ये आपका सिस्टम है कोई, ठीक है, ये आपका स्टेट 1 था, ये आपका स्टेट फाइनल 2 था। सो 1 से 2 जो प्रोसेस हुई है, 1 पे भी इक्विलिब्रियम में था, 2 पे भी आपका इक्विलिब्रियम में था। तो जब इक्विलिब्रियम में होगा तभी आप थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसके लिए आपका थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टेम्परेचर कोई ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा, बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर की इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो हीट ट्रांसफर है, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर है उसकी तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही क्या है कि भैया आपका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका हीट ट्रांसफर है इट डील्स विद द सिस्टम दैट लैक्स इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमिना। क्यों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है तभी हीट ट्रांसफर हो सकती है। अगर आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं है तो आपका हीट ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक आपका दूसरा बेसिक डिफरेंस है।
क्लियर है। अब हम इनको नटशेल में देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है। तो इसके हिसाब से थर्मोडायनामिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा, वो हमें क्या बताता है कि कितनी क्वांटिटी हीट हमारी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड, मतलब ये क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा बता सकता है कि कितना वर्क डन हुआ है। भाई वर्क डन भी हमारा ही थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट बताएगा। इसके बाद हमारा जो हीट या वर्क ट्रांसफर के कारण जो भी हमारा स्टेट अटेन होगा वो उसके बारे में भी बता देगा। तो ये फाइनल स्टेट के बारे में भी बताता है। साथ में ये हमारा किसके कंसर्न करता है, इक्विलिब्रियम में ही कंसर्न है कि ये दोनों के जो हमारा सिस्टम है उनके बीच में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। कौन सी, एक आपके प्रेशर की, एक आपके केमिकल की और कंसंट्रेशन की, और दूसरा आपका तीसरा आपका थर्मल की। ठीक है, ये तीनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए, तभी आप पॉसिबल है कि थर्मोडायनेमिक्स को यूज कर सकते हैं। अब हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो हीट ट्रांसफर हमें क्या बताता है, हीट ट्रांसफर हमें बताता है कि भैया हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड, मतलब कि हीट का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब है बेसिकली आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आपके 3 तरह के मोड्स होते हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके बाद ये बताता है कि क्या रेट है आपके हीट ट्रांसफर होने का, मतलब कि पर यूनिट टाइम के 5 किलो जूल पर मिनट या 5 किलो जूल पर सेकेंड या 5 किलो जूल पर आवर, ये आपकी कितना रेट है, मतलब पर यूनिट टाइम में आपको दिखेगा ही दिखेगा। क्लियर है। इसके बाद अगर आपकी कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी कोई भी बॉडी है, इसके मान लेते हैं हमने 4 पॉइंट ले लिए। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये चारों पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है, तो ये भी आपका थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा, हीट ट्रांसफर बता पाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है आपकी बॉडी में, ये भी हम जानेंगे जब कंडक्शन शुरू करेंगे, तब के कैसे आप लोग बता सके कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद क्या बताता है, हीट ट्रांसफर एक नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। बिल्कुल सही, क्योंकि डेल्टा टी तो प्रेजेंट होना ही है। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट है या टेम्परेचर डिफरेंस है तो आपका हीट ट्रांसफर तभी पॉसिबल है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो थर्मल नॉन इक्विलिब्रियम है, और नॉन इक्विलिब्रियम मतलब हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस है बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। अब सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि भैया हीट ट्रांसफर जो है उसकी एप्लीकेशन एरियाज क्या हैं, कहाँ कहाँ पे आप लोग यूज करते हैं हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट को। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अपनी ह्यूमन बॉडी ही ले सकते हैं सबसे पहला एप्लीकेशन। तो लिख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म या ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपका हो गया ह्यूमन बॉडी। कैसे कि भाई मेटाबॉलिज्म हो रही है, आपका खाना पच रहा है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होती है तो आपका थोड़ा सा स्टोर भी हो जाती है बॉडी में, और थोड़ी सी आप एनवायरनमेंट को लूज भी करते हैं। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे आपको पसीने वगैरह आते हैं, तो ये पसीने वगैरह कुछ नहीं, आपका हीट ट्रांसफर रेट को एनहेंस करने के लिए ही आते हैं, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक कॉन्स्टेंट मेंटेन रह सके। तो सबसे पहला तो आप देख सकते हैं कि हम ही घिरे हुए हैं हीट ट्रांसफर से। दूसरा, आपके घर में बिजली तो आ ही रही है, तो बिजली भी जो आ रही है वो आपका स्टीम पावर प्लांट से आ रही है। तो पावर जनरेशन मतलब कि बिजली की उत्पादन, जो पावर जनरेशन है उसमें भी हीट ट्रांसफर का काफ़ी यूज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, पावर जनरेशन के लिए आपको डिज़ाइन करने पड़ेंगे बॉयलर, कंडेंसर वगैरह इक्विपमेंट, तो उसमें हीट ट्रांसफर का यूज़ होता है। इसके बाद आपका हीट ट्रांसफर आपके रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में भी आते हैं, कि भाई अगर फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है उसमें आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट करना है ताकि आपकी वेजिटेबल्स या सब्जियां फ्रेश रह सकें। अगर किसी कारण से ज़्यादा हीट आ रही है आपकी रेफ्रिजरेटर के अंदर और आप उसको ठंडा नहीं रख पा रहे तो आपकी सारी वेजिटेबल या सब्जियां सड़ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कैसे, मान लेते हैं कि आपका लैपटॉप है, ठीक है, मान लेते हैं लैपटॉप है, उसमें देखा होगा फैन घूमता रहता है। अगर किसी कारण से फैन बंद हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब हीट नहीं डिसिपेट होगी, मतलब बाहर नहीं जा सकती हीट, तो आपके जो सर्किट्स होंगे वो गर्म होने लग जाएंगे, और हो सकता है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे पहुंच जाए और आपका सिस्टम ही फेल हो जाए। तो बार बार सिस्टम ना ही फेल हो, इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट ट्रांसफर रेट आपके लैपटॉप से एनवायरनमेंट को बहुत ही सही हो। अदरवाइज आपका लैपटॉप खराब होता रहेगा, आप बार बार आपके इंजीनियर के पास भागते रहेंगे कि ठीक कर दो इसे।
इसके बाद हम लोग इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देख सकते हैं हीट ट्रांसफर को। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे देखेंगे, आप लोग हीट ट्रीटमेंट में इसका देख सकते हैं, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट में कितनी हीट आपको लूज करनी है ताकि आपके क्रैक्स वगैरह नहीं आए, या फिर आपको कितनी हीट लूज करवानी है ताकि आपके जो स्ट्रक्चर है वो मार्टेन साइड बन जाए या अलग अलग तरीका का बन जाए, या कोर्स बने या फाइन बने। उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी हीट लूज हो हमारी सिस्टम से, ताकि हमारा जैसा स्ट्रक्चर हमें चाहिए वैसा स्ट्रक्चर हमें मिल सके। तो ये सब था आपका बेसिक हीट ट्रांसफर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।